नमस्कार। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट श्रृंखला को लगातार आगे जारी रखते हुए अपने विद्यार्थियों और मित्रों के कमेंट्स के माध्यम से हमको ये लगा कि आयुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने वो टर्म आते हैं, हम समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। जैसे हम ये नहीं जानते आम किसे कहते हैं। आम शब्द जब हमारे सामने आता है तो हम जो बाज़ार में बिकने वाला चूस के खाने वाला आम है उसको समझ जाते हैं, जबकि आम का अर्थ आयुर्वेद में यह है कि अनपचा भोजन, उसको हम आम कहते हैं। यानी जो अनपचा भोजन है उसके लिए आयुर्वेद में पारिभाषिक रूप से आम शब्द का उपयोग मिलता है। फिर शाम और निराम, इसी प्रकार से वात पित्त कफ, इसी प्रकार से दीपन, इसी प्रकार से अलग अलग बहुत सारे शब्द आपके सामने आते हैं जिसको सामान्य हम रूप से नहीं जानते हैं। तो हमने ये प्रयास किया यहाँ पर कि लगभग उन सारे शब्दों को हम कवर कर सकें जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अब देखें दीपन, दीपन शब्द, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वे द्रव्य जो जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, यानी जिनको खाने से हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो पाचन शक्ति है, वो प्रदीप्त होती है। तो ये जो दीपन है, इस दीपन में क्या होता है? जो द्रव्य जठराग्नि को प्रदीप्त करता है किंतु आम को नहीं पचाता। अब देखिए, जब यदि हम जानते होंगे आम का अर्थ क्या है, तब हम यहां पर क्लियरली समझ पाएंगे। यानी हमारे शरीर में जो अनपचा भोजन है उसको यह द्रव्य नहीं पचा सकते हैं, तो उसे दीपन कहते हैं। जैसे सौंफ, यानी यदि आप सौंफ का सेवन करेंगे तो आपकी जठराग्नि तो प्रदीप्त होगी, लेकिन यदि आपके शरीर में पहले से अनपचा भोजन इकट्ठा है उसको यह पचा नहीं सकता है। ठीक, तो ये अस्पष्टता आपको यहाँ से आ जाएगी। फिर पाचन, पाचन, पाचन से अभिप्राय क्या है? यानी ऐसे द्रव्य जो आम को पचाते हैं, यानी आम को पचाने का काम सिर्फ करता। आपके शरीर में जो अनपचा, अनप्रोसेस्ड जो खाना पड़ा हुआ है, जो सड़ रहा है, उसको पचाएगा, लेकिन जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं करेगा। ठीक है, यानी नाग केसर जैसे। ठीक, तो आपको अगर ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से कि सौंफ और नाग केसर में पाचक कौन है और दीपक कौन है, तो पाचन जो है वो किसके माध्यम से होगा? नाग केसर के माध्यम से होगा। यानी जब हम इस द्रव्य का सेवन करेंगे तो आम को पचाएगा। क्लियर है? फिर इसमें यह भी कहा गया कि कुछ ऐसे द्रव्य भी हैं जो दोनों का गुण रखते हैं, दीपन भी करते हैं और पाचन भी करते हैं। जैसे चित्रक। अब आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से द्रव्य ऐसे हैं जो दीपन और पाचन दोनों का गुण रखते हैं? तो आपका सही विकल्प चित्रक होगा। और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको दिया होगा ए चित्रक, बी नाग केसर, सी हरड़ और डी सौंफ। तो इस प्रकार से अगर आपका सवाल बनता है तो आप यहाँ से अगर इस कंसेप्ट को समझते हैं तो आप ये सवाल बना ले जाएंगे। फिर आगे देखें संसमन। संसमन का अर्थ क्या है? जो द्रव्य वात पित्त कफ आदि दोषों का समन ना समन करें ना प्रकोपन करें, यानी ना तो उसको नष्ट करें
और ना ही उसको बढ़ाएं, किंतु बढ़े हुए दोषों का समन कर दें, उसको संसमन कहते हैं, यथा गिलोय। ठीक है, यानी सिर्फ दोषों का समन करें। एक बटी आती है, यदि आप लोगों ने देखा, जिसका नाम है संसमनी बटी। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि संसमनी बटी कौन बनाता है। फिर आगे अनुलोमन। अनुलोमन का अर्थ है जो द्रव्य अपक्व मल को पकाकर अधोमार्ग द्वारा देह से बाहर निकाल दे, उसे अनुलोमन कहते हैं। जैसे हरड़, यानी हरड़ क्या करती है, अपक्व मल यानी जो अनप्रोसेस्ड जो है आपका स्टूल है, उसको पकाएगी और पका करके आपको अधोमार्ग से बाहर निकाल देगी। फिर बेसन, जो द्रव्य अपक्व मल को बिना पकाए ही अधोमार्ग से बाहर फेंक देता है, उसे अंशन कहते हैं। जैसे अमलताश, तो यहां पर ये आपका अंशन है, अंशन। फिर भेवन, जो द्रव्य पतला, गाढ़ा या पिंडाकार रूप में मल को भेदन करके अधोमार्ग से गिरा दे, उसे भेदन कहते हैं। जैसे कुटकी है ना, तो ये भेदन है। फिर विरेचन। विरेचन का मतलब हुआ जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व मल को पतला बनाकर बाहर निकालते हैं, उनको कहते हैं विरेचक। उन पदार्थों को विरेचक कहते हैं, और इस गुण को क्या कहेंगे, विरेचन कहेंगे। यथा निवृत्ता, दंती, इंद्रायण मूल। इसके बाद फिर आता है बामक। बामक का अर्थ हुआ जो द्रव्य कच्चे ही पित्त, कफ और अन्नादि को मुख से बाहर निकाल दे, उसे बामक कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें, अगर आप जानते हो उल्टी, उल्टी को हम क्या बोलते हैं, वमन। वमन, तो इसी से यह शब्द बना वामक। यानी वामक क्या करेगा, मैन फल का जब आप सेवन करेंगे तो वो क्या करेगा, जो पित्त, कफ और अन्न है उसको कहाँ से निकालेगा, मुख के रास्ते से बाहर निकालेगा। जबकि विरेचक पदार्थ जो है वो क्या करेंगे, मल को अधोमार्ग से स्टूल के द्वारा आपको पास कराएंगे, बाहर निकालेंगे। फिर शोधक है। शोधक का मतलब होता है कि जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटाकर मुख या अधोमार्ग द्वारा बाहर निकाल दे, उसे शोधक कहते हैं। जैसे देवदाली या बेंदाल का फल। फिर छेदन, जो द्रव्य देह में चिपके हुए कफादि दोषों का बलात् उन्मूलन करता है, उसे छेदन कहते हैं। सब प्रकार के क्षार, काली मिर्च। काली मिर्च का जब आप सेवन करेंगे तो क्या होगा, जैसे जो कफ बहुत समय से जमी हुई है, बाहर नहीं निकल रही, उसको भी वो उखाड़ देगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो द्रव्य हैं उनको हम छेदक द्रव्य कहेंगे। फिर लेखन, जो द्रव्य शरीरस्थ धातु और मल को सुखाकर बाहर निकालता है, उसे लेखन कहते हैं। जैसे शहद, गरम जल, बच, जव आदि। देखिए अब इसमें सब में से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावना है। अब पूछ लेगा कि लेखन द्रव्य कौन से हैं निम्न में, तो ऑब्जेक्टिव में उसने विकल्प दे दिया। नंबर ए शहद, नंबर बी काली मिर्च, नंबर सी देवदाली। ऐसे ऐसे जब विकल्प दे देगा तो जब आप इस जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझते रहेंगे तो आप इस प्रश्न को बना ले जाएंगे। फिर इसके बाद ग्राही है, जो द्रव्य दीपक एवं पाचक है तथा अपने उष्ण गुण के कारण शरीर में रहने वाले द्रव अंश को सुखा देता है, उसे ग्राही कहते हैं। जैसे सोंठ है ना, जीरा,
इत्यादि इत्यादि। तो इनका काम क्या है कि इनका जब आप सेवन करेंगे, जैसे कभी आपको ध्यान हो, यदि आपने अदरक का सेवन किया होगा तो आप देखेंगे उसके सेवन करने से आपका मुंह सूखता है। तो इनका मुख्य गुण क्या है? ये शरीर में जो जल का अंश है उसको सुखा देते हैं। स्पष्ट है? फिर इसके बाद स्तंभन, जो द्रव्य रुक्ष, रुक्ष का अर्थ होता है रूखे। फिर शीतल, कषाय, कषाय का मतलब होता है कसैले जो पदार्थ है, और पाक में लघु गुण होने से वातवर्धक तथा स्तंभक गुण वाला हो उसे स्तंभक कहते हैं, जैसे इंद्रजौ और सोना पाठा। ठीक है। फिर रसायन। अब रसायन क्या चीज है? आपने बहुत सारे रसायन सुने होंगे कि अमुक अमुक रसायन है। तो रसायन का अर्थ होता है कि जो आदमी को बुढ़ापे से बचा ले और डिजीज से शरीर की रक्षा करे, शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करे, उसे रसायन कहते हैं। सभी चीजें रसायन नहीं हैं। जो वृद्धावस्था से व्यक्ति को दूर रखे, बुढ़ापे से दूर रखे और शरीर पर होने वाले बीमारियों से उसकी रक्षा करे, उसे रसायन कहते हैं। जैसे क्या है? गिलोय है, गूगल है, रुद्रवती है और हर्रे है, हरण है ना। कहा गया हरण को माता के समान बताया गया। जैसे माता जो है पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हरण की उपमा दी गई है। तो ये सब जो पदार्थ है ये रसायन है। यानी क्या करेंगे? ये मनुष्य को वृद्धावस्था से दूर रखेंगे और इनके जब हम सेवन करेंगे इससे क्या होगा कि ओज में वृद्धि होगी, चेहरा चमकेगा और साथ साथ पौष्टिकता भी मिलेगी। फिर देखें इसके बाद ये सारा प्रकरण अगर आपको ध्यान हो तो ये द्रव्य गुण के अंतर्गत आएगा। फिर बाजीकरण। बाजीकरण का मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से रति शक्ति में वृद्धि हो उन्हें बाजीकारक कहते हैं। बाजीकरण का अर्थ यही है। अब इसमें से कौन कौन से पदार्थ, जैसे नागबला है, कौंच के बीज हैं, अश्वगंधा है, ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? बाजीकारक कहलाते हैं। और जो वृद्धि हो रही है उसे वाजीकरण कहेंगे। यानी वाजीकरण क्या है? एक गुण है। फिर उसके बाद शुक्रल, जिन द्रव्यों के सेवन से शुक्र में वृद्धि हो। तो ये सारी चीजें आप ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ये सब 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर शुक्र प्रवर्तक, यानी इन द्रव्यों की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी के शरीर में वीर्य की कमी हो गई है तो शुक्र को उत्पन्न करता है और उसको रिफाइन करता है। तो इसमें ये सारे पदार्थ जो है, उड़द है, आंवला इत्यादि इत्यादि है, ये शुक्र प्रवर्तक है। फिर सूक्ष्म द्रव्य, शरीर के सूक्ष्म छिद्रों से जो द्रव्य प्रवेश करें, जैसे सेंधा नमक है, शहद है, नीम है और एरंड का तेल है। फिर व्यवायी द्रव्य, यानी वे द्रव्य जो अपक्वा अवस्था में ही पूरे शरीर में फैल जाए और पचने लगे, उसको व्यवावी कहते हैं, जैसे अफीम, भांग इत्यादि। तो इस प्रकार से इसके बाद एक और द्रव्य हम देख लेते हैं, फिर आगे इसको हम देखेंगे। आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को फिर बार बार आप इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपके पास एक स्पष्टता आएगी और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है इसी वीडियो से आपको परीक्षा में मिल जाए। ये ना सिर्फ आपकी दृष्टि को स्पष्ट करेंगे बल्कि
जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका अर्थ और अभिप्राय आप आसानी से समझ पाएंगे कि पूछ क्या रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि आपको सिर्फ हम रटाएं ना, बल्कि आयुर्वेद के जो बेसिक्स हैं उससे आपका परिचय जरूर करवा दें। तो यहाँ आप इन चीज़ों को आज यहाँ तक देखें। जहाँ तक शेष का सवाल है, हम पुनः नए इस लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और हमारे इस प्रयास को आप सराहने के लिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ें और पीछे के वीडियोस के आधार पर जिन मित्रों ने कमेंट किया है उनमें से कुछ लोगों के जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को हम यहाँ, तो जिन मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है कि ये जो हम क्लासेस चलाते हैं इस क्लासेस का आधार कौन सी पुस्तकें हैं। देखिए, जो आयुर्वेद है वो अपने में एक बहुत विशाल अनुशासन है। हमने यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से विविध पुस्तकों से सिर्फ उन टॉपिक्स का संकलन किया है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा प्रयास इस बारे में भी है कि आप आयुर्वेद के जो बेसिक्स हैं उनको भी समझें, उनकी परिभाषाओं के बारे में जानें। तो हमने कई पुस्तकों के संकलन से इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, चूँकि हमारा ये प्रयास था कि इसके माध्यम से आपका अध्ययन भी हो जाए, तो हमने आपको यहाँ एक PDF रूप में उसको वीडियो के सामने वहाँ पे प्रदर्शित किया था। यदि आपको इसकी PDF, इस पूरे डॉक्यूमेंट की PDF एक साथ चाहिए तो आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको वो PDF उपलब्ध करवा देंगे। चूँकि किसी एक पुस्तक से इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी नहीं की जा सकती है, इसलिए हमने अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनका सहारा लिया है। लेकिन इस पूरे वीडियो को बनाने के क्रम में हमने मूल ग्रंथों, विशेष तौर पे चरक संहिता और बाघभट्ट संहिता का विशेष उसमें सहारा लिया है और ये मूल रूप में हमने किया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकों से भी और इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम सामग्रियों का हमने इस तरह से आपके लिए वो प्रस्तुतिकरण किया है कि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो जिनको भी उस PDF की आवश्यकता होगी वो हमको टेलीग्राम चैनल पर लिंक, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, YouTube में कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हम उनको यथायोग्य जवाब देने की कोशिश करेंगे और उनको वो जो मैटर है उसको उपलब्ध करवाएंगे।